ये हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 1 का पार्ट 2 रहेगा। पेज नंबर 6। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीदें दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य के ऊपर चित्रों में हैं। इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, यानी कि वहां पर राजा महाराजाओं की तरह राज चलता था, वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश को में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेवारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसी तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्र कथापट में देखा जा सकता है। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है और उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है और वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल कर जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। वो कहता है, अनिल आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। तो अनिल कहता है, लेकिन मैंने किया क्या है। तो तब तक श्रीमती राव लौट भी जाती है। तो जो क्या नाम है सुरेश जो होता है वो कहता है, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल मैडम कहते हैं कि अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद भी यहीं रुकना पड़ेगा और तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। और वहाँ पर अनिल अपनी बात रख रहा है लेकिन उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। वो कह रहा है लेकिन मैडम मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आपको किसी तरह की जिम्मेवारी दे दी जाती है, आपके पास अधिकार होते हैं, तो आप उनका किस तरह से गलत फ़ायदा उठाते हैं या फिर हम कहें कोई भी।
लोकतांत्रिक समाजों में पराय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है और ये एक मौलिक अधिकार है।